Hello everyone, how are you? Welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Happy Holi to all of you. Enjoy your days. अभी तो फिर भी 2 दिन की छुट्टियां एंजॉय करिए, मगर फिर एग्जाम में वापस से पढ़ाई में लग जाइएगा। आज है मेरे पास क्लास 8 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट की समरी। ये वाला चैप्टर भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार उस चैप्टर को आप पढ़ना चाहें तो प्लीज वो 2 या 3 पार्ट में ही उसको ले लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी जस्ट मेरे होली के बाद ही एग्जाम है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता ईद की, तो ये वाला आप 2 या 3 बार भी इसको देख लेंगे वीडियो को, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। एक नोट्स बना लीजिए, नोट को 2 या 3 बार लिख लोगे तो पूरा चैप्टर इसी में ही है। इम्पॉर्टेंट डेट्स भी, जो इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स थे या जो इम्पॉर्टेंट मॉडरेट्स थे वहां उस वक्त, उनके भी नाम यहाँ पर है। ओके, तो मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, क्या रीजन था कि नेशनल मूवमेंट अब स्टार्ट हो रहा था, क्यों गुस्से में थे लोग इंडिया के, क्यों ब्रिटिश के अगेंस्ट में हुए थे, मुस्लिम लीग कैसे बनी, ये सब कुछ इसमें। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन 1870s। ठीक है, 1870 टू 1880s के बीच में क्या हुआ, पीपल जो थे वो खुश नहीं थे उन लोगों से। किससे? ब्रिटिशर्स थे। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अगर हम उनके अगेंस्ट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ होगा, हम उनको फॉलो करते रहेंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो हमारा मतलब कुछ डेवलप नहीं हो रही, ना इंडिया डेवलप हो रही ना हम लोग होंगे। क्यों? आप कुछ फोटोज देखोगे जो बहुत पुरानी थी इंडिया की, जब ब्रिटिश जो है वो रूल करता था, तो आप देखो वो बहुत वीक है। इंडियन जो उनके अंडर हमें काम कर रहे हैं वो बहुत खुश नहीं है, कोई भी बहुत वीक दिखेंगे, बहुत लीन दिखेंगे। जैसे किसी को कोई अथॉरिटी हो और किसी को बहुत टॉर्चर कर रहा हो ना, वैसी हालत हो रही थी इंडियंस की। तो जो एजुकेटेड थे, जो कुछ अच्छे ऑफिसेज में काम करने लगे थे, उन्हें ये चीज़ें समझ में आने लगी थी और वो लोग क्या करते थे, लोगों को इस बारे में नॉलेज देते थे, जानकारी देने लगे थे। तो ब्रिटिश रूल से 1870s और 1880s के बीच उन्हें समझ में आने लगी थी चीज़ें कि उनके हाँ में हाँ मिलाने की बजाय अगर हम उनको बोलेंगे ना हमारे यहाँ से निकलिए, फोर्स करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो फोर्स करने से वो हटने लगेंगे लोग। क्या हुआ था रीजन? एक तो आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। उसका रीजन ये था कि आर्म्स एक्ट में अलाउ नहीं था इंडियंस को आर्म रखने के लिए, आर्म मतलब हथियार रखने के लिए। तो एकदम से क्या हुआ, जैसे ही ये आर्म्स एक्ट आया तो नो आर्म फॉर इंडियन। अब उन इंडियंस को लगा आर्म मतलब वो लोग झुंड बना के या कोई बात ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो वो अलाउ थे ब्रिटिशर्स उनको शूट करने के लिए, मगर उनकी तरफ से कोई हमला नहीं हो इसलिए आपने अलाउ नहीं किया। तो उन्हें बात पता चली कि इस चीज से की शुरुआत यहाँ से हुई कि वो अपने लोगों को तो बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। वो उनकी इच्छा हो रही है, वो किसी को भी शूट कर रहे हैं जैसे जलियांवाला बाग में, मगर हमारे पास तो हमारे बचने के लिए कुछ भी नहीं। आर्म्स एक्ट 1878, ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। एल्बर्ट बिल 1883, ये भी ईयर याद रखना पड़ेगा। वर्नाकुलर एक्ट 1878, देखो डिफरेंस देखो, 1878 1878 दोनों याद रहेगा। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट जो है वो प्रेस से रिलेटेड है, आर्म्स एक्ट आर्म्स से रिलेटेड है। प्रेस से रिलेटेड नो फ्रीडम फ्रॉम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप किसी भी गवर्नमेंट जो उस टाइम रूल कर रही है, किसी भी ऑफिसर के बारे में ब्रिटिशर्स के, आप कुछ लिख नहीं सकते हो। अगर आप लिखते हो तो इमीडिएटली एक्शन लेंगे ब्रिटिशर्स, और उस जो न्यूज़पेपर है या वो जो भी कंपनी और जो सेटअप है प्रेस का, वो सब कुछ हटा देंगे, बंद कर देंगे उसको। तो ये एक्ट बिल्कुल गलत था, ठीक है। एल्बर्ट बिल 1883 में क्या, इंडियन जो जज हैं वो ट्रायल कर सकते हैं किसी भी वाइट पर्सन को, मतलब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज को, इंडियन जज ट्रायल ले सकते हैं उनकी। तो ये चीज उन लोगों को पसंद नहीं है कि इंडियंस हमसे सुपीरियर कैसे, हम वो जज और हम एज अ मतलब वहां पे कोर्ट में खड़े हैं और हम मुजरिम और वो जज है, उनको पसंद नहीं आया था। तो किसने एक्शन लिया था? वाइट लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने। एल्बर्ट बिल 1883, देखो 78 और ये 1883। मैंने इसको ऐसे लिखा है ना, तो जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, वाई पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद ब्रिटिशर्स दैट टाइम 1870 1880, तो आपको एक पिक्चर आएगी सामने। इससे आपको ध्यान आएगा 3 एक्ट थे।
इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से करती हूँ। अगर आप भी नोट्स ऐसे ही बनाओगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो पिक्चर सेट होगी। मैं बार बार बोलती हूँ 2 कलर लो, कि उस वक्त मैंने उसके नीचे 3 एक्ट लिखे थे, और कैसे ना कैसे आप इसको इससे इन दोनों को इनको कनेक्ट कर ही लोगे। नो आर्म फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडियन जज ट्रायल्स, नो फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, याद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पीक फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया, कलर, कास्ट, क्रीड। उस वक्त ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस है, मैं सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं कर रही एज अ पार्टी, अभी जो इंडिया में होता है ना कि बोलते हैं कि आप उसी का ही सपोर्ट कर रहे हो, उस टाइम इंडियन कांग्रेस बहुत अलग लेवल पे थी। कांग्रेस बहुत अलग लेवल पे थी, वो सबको एज अ सेम सिटीजन उनकी हेल्प करती थी या उन्हें देखती थी, ठीक है। तो वो चाहे कैसे भी कलर के हो, कास्ट के हो, क्रीड के, वो सबके लिए एक ही थी इंडियन नेशनल गवर्नमेंट क्या, कांग्रेस। और वो सच में उस वक्त जो था, उनकी जो पिक्चर थी, उनका पोजीशन था, उनके जो एक्शंस थे, बहुत बहुत बेस्ट और बेटर हुआ करते थे अभी के कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पीक फॉर ऑल, आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर ट्रू और फॉल्स में, नॉट स्पीक और स्पीक, ठीक है, ऐसे करें। तिलक रेज्ड स्लोगन, किसने स्लोगन किया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक जी ने ये रेज किया था स्लोगन, ठीक है। ये आपके वन लाइनर में आ सकता है, या फिर टिक द करेक्ट आंसर, हु रेज दिस स्लोगन लिख देगा, और आपके पास 2-3 उस वक्त पर्सन के नाम हो गए, आपको तिलक जी का नाम याद रखना। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ इंडिया में, वर्ल्ड वॉर तो बाहर हो रहा था, इसका इफेक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट इंक्रीज कर दी टैक्स, क्योंकि पैसा चाहिए था बाहर लड़ने के लिए। गवर्नमेंट थी कौन सी, इंडियन थोड़ी थी, ब्रिटेन वाली थी। डिमांड ऑफ गुड्स की सप्लाई एक्सेस में होने लगी, फूड की सप्लाई एक्सेस में होने लगी, कि यहाँ भुखमरी हो गई और वहाँ खाना जा रहा, यहाँ पे सामान नहीं है और ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया सामान का, क्यों, क्योंकि सामान वहाँ जा रहा है, वहाँ सप्लाई हो रहा है बाहर, वहाँ लोगों को यूज़ में लेने के लिए, वहाँ सोल्जर्स को यूज़ में देने के लिए, यहाँ कम हो गया सामान, तो उनकी क्या हुआ, वो एक्सपेंसिव हो गया, चीज़ें 10 की जगह 2 मिलने लगी, तो उनके दाम बढ़ गए। जो खरीद सकता वो खरीद सकता, नहीं खरीद पा रहा था वो बेचारा, जो गरीब होता है वही मरता है ऐसे सिचुएशन में। सप्लाई हो रहा था सब कुछ सोल्जर्स के पास, इवन सोल्जर्स भी सप्लाई हो रहे थे, इंडिया से जबरदस्ती भेजे जा रहे थे लड़ने के लिए। वहां पर क्या होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम आपकी फैमिली को हम पैसे दे देंगे, आप बाहर जाओ, आप नहीं जाओगे तो मारे जाओगे, आप जाओगे तो भी मारे जाओगे इस वर्ल्ड वॉर में, मगर उससे पता है मेरी फैमिली तो सेफ है, शायद सेफ है, शायद उन्हें वो 10-20 रुपए दे दें खाने के, ये सोच के चले जाते थे। मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन 1940 में मुस्लिम लीग जो है वो डेवलप हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम। नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साइड में वो लोग का क्या डिमांड थी कि हमें एक अलग एरिया चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट। ये कब की बात है, 1940 की बात है, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन। सन याद करने का एक और तरीका है, एक पेज पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर्स लिख लो, जो भी मैं यहाँ चैप्टर में लिख रही हूँ ना, वो सबसे पहले 78 क्या क्या हुआ, दोनों चीज़ें लिख लो, 83 में क्या हुआ उसके नीचे लिख लो, फिर उसके बाद 1940 लिख लो, नीचे लिख लो मुस्लिम लीग, फिर उसके बाद 1940 से पहले 21-22 है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, 30 में ये हुआ, 37 में हुआ, 40 में ये बना, 46 में सक्सीड हुआ, ऐसे करके एक पेज पे लिख सकते हो आप। ये सब लिखने के बाद बहुत अच्छा तरीका है ये ईयर्स याद करने का, ठीक है। उसके बाद आपका मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन 1940 में आता है, इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। मॉडरेट्स कौन थे, मॉडरेट्स वो थे जो बहुत ज्यादा वायलेंट पे विश्वास नहीं करते थे, तो शांत थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, वो भी एक अच्छी पोस्ट पे थे, इसलिए उन्हें बातें समझ में आ रही थी, जो मैं बोल रही हूँ ना, धीरे धीरे उन्हें दिमाग में आने लगा कि वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी अच्छा, वो अपने ब्रिटिशर्स जो है उन्हीं लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें एक पोस्ट दे के सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी सोच कहाँ तक है, ये जानकारी लेने के लिए कि इंडियन क्या सोचते हैं, उन्होंने हमें कुछ लोगों को एक अच्छी पोस्ट पे रखा हुआ है। इसका फायदा उठाया उन्होंने, कौन कौन थे, दादाभाई नारोजी, ठीक है, बदरुद्दीन जी, सुरेंद्र नाथ, रोमेश चंदुन, ये लोग कौन थे, नॉन वायलेंट थे, अच्छी पोस्ट पे थे, बार बार बता रही हूँ, मॉडरेट्स। उनको लड़ाई दंगों की बजाय उन्हें लगता था लोगों को समझाने से, स्पीच से, एक्सप्रेस करने से समझ में आएगी बात।
डिमांडेड हायर पोस्ट और अच्छी पोस्ट ज़्यादा लोगों के लिए। लेजिस्लेचर काउंसिल जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है काउंसिल में, ठीक। देन ये मॉडरेट्स वाला हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अब ये क्या है ना, रेडिकल लीडर्स थोड़े से क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। कौन कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे। मूवमेंट मतलब लड़ाई झगड़ा दंगा, हम ये यूज नहीं करेंगे, ये उसको मार दिया, गोली चला दी, ये सब इस टाइप के लोग थे ये लोग। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला 1921 से 22 तक। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1922-21। खेड़ा, गुजरात, अतीदार, बॉनफायर ऑफ क्लोथ्स को जला दो। उनकी जो वहां से एक्सपोर्ट होके आया है सामान, उसका यूज नहीं करेंगे। इंडिया में जो सामान बन रहा है उसी का यूज करेंगे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो टॉयज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब कुछ। यहां से शुरू हुआ था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ। अब देखो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है, गांधी जी ने सिर्फ ये बोला था कपड़े यूज में मत लो। नॉन कोऑपरेटिव में क्या होने लगा था, जो मैंने आपको लेसन में भी समझाया है कि गोरिल्ला वाला टेक्निक यूज करके वो ब्रिटिशर्स को मारने लगे थे, जो कि गांधी जी के लॉज में नहीं था। तो बाद में उन्होंने क्या किया था, बंद कर दिया था इस चीज को कि ये आप मेरी तरीके से नहीं चल रहे हो। मैंने बोला था कपड़े जला दो, मैंने ये नहीं बोला था कि लोगों को भी मारो, ठीक है। गांधी जी का सॉल्ट लॉ स्टार्ट हुआ था 1930 में। मार्च टू सॉल्ट लॉ 240 माइल्स चले थे वो, साबरमती से लेके गांधी तक, ठीक है। मगर इसमें क्या हुआ था एंड में उन्होंने, मतलब इसमें क्या हुआ एंड में उन्होंने नमक लिया था, बोला था देखो कोई टैक्स नहीं लगता। मैंने नमक छाना, बॉईल किया पानी, नमक छाना, कोई टैक्स नहीं लगा, तो इस सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ, 1930 से हमने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इलेक्शन। 1940 में मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड किया था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बने हमारा। कहाँ पे बने, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में। मुस्लिम लीग तो जीत ही गई थी, फिर क्या हुआ 1946 में सक्सीड हो गई थी, उनकी बात मान ली गई और एक नया देश पाकिस्तान बन गया, जो हमारा पड़ोसी है मुल्क, है ना, बहुत फ्रेंडली है हम लोग उनसे। ओवरऑल द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये सिर्फ एक बोर्ड पे मैंने लिखा है, जो इम्पोर्टेंट, जो और कहानियां हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स इसी में से आएंगे। मैं हर बार आपको बताती हूँ और डेफिनेटली मैं श्योर हूँ, मैं पीछे के क्वेश्चंस देखती हूँ उसके बाद ही ये बनाती हूँ वीडियो। तो आप सिर्फ इतना भी कर लोगे तो बहुत बहुत है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।